बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। अशरफिया होटल का मैनेजर भी पाकिस्तानी था। इससे 2-4 बार मुलाकात हुई। वो खासा बेतकल्लफ़ हो गया। वो सऊदी अरब में गुज़श्ता 9 साल से मुख्तलिफ़ काम कर रहा था और अब इस होटल का मैनेजर था। इसने सऊदियों की सादगी और तेल की दौलत की रेल बेल होने से गैर मुल्कियों के इनके सादा लोही से फ़ायदा उठाने के लिए कई वाक़यात सुनाए जो कायरीन की दिलचस्पी के लिए पेश कर रहा हूँ। जब यहाँ मोटर कारें आईं तो सऊदी बजाय मॉडल देखने के गाड़ी की लंबाई माप कर सबसे बड़ी गाड़ी ख़रीदते थे और बाद सऊदियों ने अपनी नई गाड़ियों का पेट्रोल ख़त्म होने पर खलास यानी मर गई है कहकर गाड़ी को वहीं छोड़ दिया। एक अमेरिकन धोखेबाज ने यहाँ आकर हुकूमत को ऑफ़र दी कि वो ग्रीनलैंड से आइसबर्ग बर्फ़ के पहाड़ को समुद्री जहाज़ों के ज़रिए खींचकर जद्दा के साहिल तक पहुँचा सकता है, जिससे न सिर्फ पीने के लिए वाफिर मिकदार में मीठा पानी मैसर होगा बल्कि गर्म हवाओं और लू इससे टकरा कर यख बस्ता हवा होकर वापस पलटेंगी, जिससे इस इलाके का गर्म मौसम ठंडा हो जाएगा। बड़क को हकीकत समझते हुए सऊदी हुकूमत ने इसे ये प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाज़त दे दी और काम का आगाज़ करने के लिए पेशगी $20 मिलियन भी दे दिए। मौसम की तब्दीली में मीठे पानी की फराहमी की इस अमेरिकन की तजवीज़ पहले सऊदी अरब के अखबार और फिर यानी बैनुल अक़वामी अंग्रेज़ी रसाइल में जब शाया हुई तो एक शोर मच गया। अव्वल तो जहाज़ों के ज़रिए किसी आइसबर्ग को खींचकर सऊदी अरब तक लाना ही नामुमकिन अमल था और अगर वो दर्जनों समुद्री जहाज़ों के ज़रिए आइसबर्ग को खींचने में कामयाब भी हो जाता तो इस आइसबर्ग मिसाल के तौर पर 1000 फीट समुद्री पानी से बाहर होता तो बर्फ़ की खासियत के मुताबिक 7000 फीट पानी के अंदर होता। आइसबर्ग की लंबाई और चौड़ाई को मद्देनज़र रखते हुए ये आइसबर्ग रस्ते के जिन ममालिक के करीब से गुज़रता, इनमें समुद्री पानी तूफ़ान की तरह दाखिल होकर इन ममालिक की हर शय को तहबाला कर देता। दुनिया भर में एक शोर मच गया। सऊदी अरब के हकाम ने बर्फ़ के 7 हिस्से पानी के अंदर एक हिस्सा बाहर होने के मुताल्लिक़ सोचा ही नहीं, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को जिसका अभी कागजी काम शुरू भी नहीं हुआ था फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया और अमेरिकन $20 मिलियन यानी $2 करोड़ लेकर अपनी चालाकी और सऊदियों की सादा लोही का ये वाक़या पीछे छोड़कर अमेरिका चला गया। होटल के मैनेजर के तवस्सुत से हमने शहर फ़लस्तीन पर एक 2 मंजिला इमारत किराए पर ली, जिसकी दोनों मंजिलों पर 8-8 कमरे का एक अपार्टमेंट बना हुआ था। हमने दोनों अपार्टमेंट को फौरी फर्नीचर और सामान से आरास्ता किया और वहां शिफ्ट कर गए। एक दिन में ही दोनों अपार्टमेंट में 2 टेलीफोन भी लग गए और हमने इंटरकॉम के ज़रिए दोनों मंजिलों पर राब्ता भी बना लिया। इन दोनों दारुल हुकूमत के अगरचे रियाज था, लेकिन दुनिया भर के सफारतखाने जद्दा में थे। बंदरगाह होने के बायस बगैर पासपोर्ट और वीज़े के लोगों का सऊदी अरब में दाखिला भी यकीनन निस्बतन आसान था। बनी मालक का इलाका पाकिस्तानियों का गढ़ था और वहाँ जाकर महसूस होता था कि हम सऊदी अरब में नहीं बल्कि लाहौर के किसी खालस पाकिस्तानी ज़िले के हिस्से में आ गए हैं। यहाँ दर्जनों रेस्टोरेंट मसलन लाहौर होटल, मुग़ल महल होटल, पिशावरी होटल, पानों और सिगरेटों के खोखे, ऑडियो और वीडियो कैसेटों की दुकानें और इन कैसेटों के म्यूज़िक का शोर मालचिए हत्ता के हिजड़े तक मौजूद थे। हमें ये भी मालूम हुआ कि बनी मालक में पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमानों ने मिलकर एक मकान में जाली पासपोर्टों और वीज़ों का काम बड़े ज़ोर शोर से शुरू कर रखा है और इनके पास ऐसी मशीनें और केमिकल हैं कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क के पासपोर्ट और वीज़े को हूबहू नकल तैयार कर सकते हैं, जिसे कोई भी जाली साबित नहीं कर सकता। अगरचे ये काम गैर कानूनी था, लेकिन हमें अपने मिशनों की तकमील के लिए ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। मैंने इमरान और कैसर को ये काम
तहफ़ीज़ किया कि वो इन जाली पासपोर्टों और वीज़े बनाने वालों को तलाश करें और इनसे रब्ता कायम करें, क्योंकि हमें किसी वक्त भी इनके पासपोर्टों और वीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं ऐसे ही कामों में मुजम्मल को हमेशा पीछे रखता था, क्योंकि अपनी शक्ल सूरत, घनी मूँछों और फ़ौजी हेयर कट के अलावा गुफ्तगू के अंदाज से भी वो फ़ौजी लगता था, जबकि इमरान और कैसर अपनी शक्ल सूरत और बोल चाल के लिहाज से आम शहरियों की तरह थे। इसराइली जासूसों के सऊदी गज़ट और अरबी अखबारात में मुख्तसर सी खबर शाया हुई कि हाइफ कंपनी का एक मुलाजम समंदर में डूबकर हलाक हो गया। वहाँ के अखबारात ऐसी खबरों को शह सुर्खियों के साथ नहीं बल्कि सिंगल कॉलम में गैर नुमाया जगह पर शाया करते थे। ऐसा शायद हुकूमत की इमा पर किया जाता था, क्योंकि हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि गैर मुल्की मुलाजमीन हरासा होकर काम छोड़कर वापस चले जाएं। मैंने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद साथियों की मदद से बरीदा के मकतूलीन और इसराइली जासूस की जेबों और सामान से मिलने वाले कागजात का यके बाद दीगर तफसीली मुताला शुरू किया। कुछ में तो सीधी सादी अंग्रेज़ी और हिंदी में इसके सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और अबू धाबी में कॉस्मेटिक्स के मुतल्लक लिखा हुआ था। हिंदी तहरीरों का कैसर ने उर्दू में तर्जमा किया। एक डायरी ऐसी थी जिसमें बेरब्त लफ्ज़ और अजीबो गरीब हिंसों में अंग्रेज़ी लिखी हुई थी। ये सारी डायरी कोड में लिखी गई थी और हमें इस डिकोड करना था। कैसर ने इस डायरी की फ़ोटो कापियाँ बनवाकर इमरान, मुजम्मल, माहा और मुझे दी और हम अपने अपने तौर पर इसे डिकोड करने में लग गए। मेरे साथियों में डिकोड करने की माहिर माहा थी। 3 दिन खासी मगज़मारी के बावजूद हम में से कोई भी इसकी इबारत को डिकोड न कर सका। इस डायरी में यकीनन कुछ इंतहाई अहम बातें थीं जिन्हें खुफिया लफ्ज़ में लिखा गया था। हम इस डायरी को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे। ये डायरी तरपाटी की थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि दुनिया के हर मुल्क का अपना वाज़ह करदा कोड और डिकोड राज है। भारतीय सफारतखाने का ट्रांसमीटर ऑपरेटर यकीनन इसे डिकोड कर सकता होगा। हमारे माजी और हाल के हालात ऐसे थे कि हम भारतीय सफारतखाने में दाखिल होने से भी डरते थे, चाहे जाए कि हम इनके ट्रांसमीटर ऑपरेटर से ये कहते कि इस डायरी को डिकोड कर दे। मैंने इसका हल ये निकाला कि कैसर भारतीय सफारतखाने में छुट्टी के वक्त जाए और चौकीदार और गार्ड से ऑपरेटर का पूछे, और जब वो छुट्टी करके सफारतखाने से निकले तो कैसर इसका पीछा करके इसकी रहायशगाह देखे। इसके बाद जो कुछ करना है इसका हमने हतमी फ़ैसला अभी नहीं किया था। कैसर ने पहले दिन ही इसकी रहायशगाह का पता चला लिया। अंधेरा नामी ये ऑपरेटर हमारी रहायशगाह के करीबी शाहराह मकरूना पर फ्लैट के एक ब्लॉक में रहता था, जिसे सफारतखाने ने अपने सिंगल रहाइश वाले मुलाजमीन के लिए किराए पर लिया हुआ था। हमारे लिए अंधेरा के रहायशगाह तक पहुंचना और इसे अगवा करना कदरे मुश्किल न था। दुश्वारी सिर्फ ये थी कि डिकोड और डिकोड करने वाली किताबें इस्तेमाल के बाद ट्रांसमीटर रूम में ही सेफ में रखी दी जाती थी और इन्हें कमरे से बाहर लाने की इजाज़त न थी। ये बातें मुझे खटमंडो में पाकिस्तानी सफारतखाने के वायरलेस ऑपरेटर ने बताई थी, जो मेरे महकमे का आदमी था। आंद्रे भी अकेला ही था, वरना इसकी बीवी बच्चों की जान के इवज़ हम इसे मजबूर कर सकते थे कि जैसे भी बंद पड़े दोनों किताबें सफारतखाने से बाहर ले आए। बहुत सोच विचार के बाद जब कोई हल दिखाई न दिया तो मैंने फ़ैसला किया कि अंद्रे को सफारतखाने से वापसी पर रास्ते में ही अगवा कर लिया जाए और इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे अपने अपार्टमेंट में लाया जाए। मैंने सोचा था कि आंद्रे को दिन रात ट्रांसमीटर के ज़रिए आने और जाने वाले कोड और डिकोड करना पड़ता होगा और इसे यकीनन डिकोड करने का फार्मूला ज़बानी याद हो चुका होगा। हम इसकी डायरी का सिर्फ एक सफ़ा देकर इसे कहेंगे कि इसे डिकोड करे और हमें डिकोड करने का फार्मूला बताए। हम इसे फार्मूले के ज़रिए खुद कोई दूसरा सफ़ा डिकोड करेंगे। अगर फार्मूला ठीक साबित हुआ तो आंद्रे को आंखों पर पट्टी बांधकर इसके सफारतखाने के करीब ही छोड़ देंगे, वरना फिर मजबूरन हमें इससे दूसरे तरीके से पूछना पड़ेगा।
जिससे मैं इसकी जान भी जा सकती थी। ये फैसला करके मैंने इमरान, कैसर, थाई नंबर 2 और राजी की ड्यूटी लगाई कि कल शाम अंद्रे को ब्लाइंड फोल्ड करके अपार्टमेंट ले आए। मैंने माहा और सपना को कहा कि निचले फ्लोर के ड्राइंग रूम का सारा फर्नीचर दोनों बांग्लादेशी सिपाहियों की मदद से ऊपर वाले ड्राइंग रूम में तब्दील कर दें। मैंने ये हिफाजती इकदाम इसलिए उठाया था कि अंद्रे अगर हमारे अपार्टमेंट को तलाश भी करना चाहे तो मुख्तलिफ फर्नीचर होने के बायस पहचान न सके। सब तैयारियां मुकम्मल थीं। अगले रोज़ मेरे साथी अंद्रे को अगवा करने के लिए बाद दोपहर 3 बजे भारतीय सफारत खाने के बाहर पहुंच गए। कर्नल मुजम्मल ने मेजर इमरान, कैसर, थाई नंबर 2 और रज़ी के साथ खुद जाने पर इसरार किया, लेकिन मैं इसे इतने मामूली काम के लिए भेजने पर रजामंद न हुआ। मैंने इसे कहा कि हम दोनों अपने साथियों को कवर देने के लिए इनके करीब भी मौजूद होंगे। मुजम्मल को मैं जानबूझकर मिशनों में पीछे रखने की कोशिश करता था। मुझे इसकी बीवी से किया हुआ वादा कि मुजम्मल आपके साथ जा रहा है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि इसकी बीवी और बच्चे इसकी गैर मौजूदगी में हर दम इसकी वापसी के इंतज़ार में रहेंगे और मैं आपसे मुजम्मल को ज़िंदा सलामत वापस लूँगी। हमेशा याद रहता था। मुझे अपने तमाम साथियों की सलामती का एक जैसा एहसास था, लेकिन मुजम्मल को देखते ही इसकी बीवी और बच्चे के चेहरे मेरे सामने आ जाते थे। इमरान की अभी तक शादी नहीं हुई थी और रज़ी की बीवी कराची में थी और इसके बच्चे भी नहीं थे। जेसीओ और दोनों सिपाही शादीशुदा थे। थाई नंबर 2 के भी बीवी बच्चे थे, लेकिन किसी ने भी मुझे अपने शौहर या बाप की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी नहीं थी। मेरा अपना हाल ये था कि सिवाय अपनी ज़ईफ़ माँ के किसी को भी मेरे ज़िंदा रहने से ज़्यादा मेरी लाश और पैसों की ज़्यादा तलब थी। 3 बजे बाद दोपहर मेरा हरावल दस्ता भारतीय सफारत खाने के करीब सामने आंद्रे के इंतज़ार में था और इनसे तकरीबन 50 मीटर के फासले पर मुजम्मल और मैं दूसरी गाड़ी में इन्हें कवर दे रहे थे। तकरीबन 4:30 बजे आंद्रे सफारत खाने से बाहर निकला और किसी के इंतज़ार में टहलने लगा। थोड़ी देर में ही सफारत खाने से एक प्राइवेट गाड़ी निकली जिसमें ड्राइवर के अलावा 2 और शख्स बैठे हुए थे। आंद्रे अगली सीट पर बैठ गया और इसकी गाड़ी शारा अब्दुल अजीज़ रोड पर क्विज़ बिल्डिंग के करीब साहिल समंदर पर पार्किंग लॉट में जाकर खड़ी हो गई। ये तमाम इलाका इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, मनी चेंजर और दूसरी मसनूआत की फ़रोख्तगी का मरकज़ था। इनका पीछा करते हुए हमने भी पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी की और राजी और थाई नंबर 2 को इनके पीछे भेजकर हम पार्किंग एरिया के साथ ही एक ओपन रेस्टोरेंट में जाकर मशरूबात पीने लगे। 2 घंटे की जानलेवा इंतज़ार और रेस्टोरेंट में बैठे रहने के लिए 4 बार मशरूबात मंगवाने के बाद आंद्रे अपने साथियों के साथ और इनके पीछे राजी और थाई नंबर 2 दिखाई दिए। किंग अब्दुल अजीज़ रोड से इनकी गाड़ी शाहराह मकरूना पर अपनी रहायशगाह की तरफ रवाना हुई। हमारी गाड़ियां इनके पीछे थीं और इनके दिन की सारी तगोदो ज़ाया होती महसूस हो रही थी। इनकी गाड़ी रहायशगाह की पार्किंग में जाकर रुक गई तो आंद्रे और इसके साथी दोनों हाथों में ख़रीदे हुए सामान के शापर थे। गाड़ी से निकले और बिल्डिंग में दाखिल होने लगे तो कैसर अचानक अपनी गाड़ी से उतरा और ज़ोर से आंद्रे भैया कहते हुए इसकी तरफ लपका। आंद्रे वहीं रुक गया और इसके हमराही बिल्डिंग में चले गए। हम कदरे फासले से ये सारा ड्रामा देख रहे थे। कैसर ने 2-3 मिनट आंद्रे से कुछ बातें की और हमने देखा कि कैसर आंद्रे के हमरा लिए अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा है। इनकी गाड़ी की पिछली सीट पर थाई नंबर 2 और राजी बैठे हुए थे। आंद्रे और कैसर गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचे तो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला। आंद्रे को कैसर ने अंदर धक्का दिया और साथ ही खुद बैठ गया और इनकी गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने, आंद्रे को अंदर धकेलने, कैसर के साथ बैठने और गाड़ी स्टार्ट होने में बामुश्किल 6-7 सेकंड लगे होंगे। मैंने चारों तरफ देखा। ये सारा काम इतनी तेज़ी और गैर मुतवक्को तौर पर हुआ था कि सड़क पर आने जाने वाली गाड़ी और चंद पैदल चलने वालों ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। मैंने चंद मिनट वहीं रुककर इस कार्रवाई को अगर किसी ने देखा हो तो इसका रद्द अमल देखने के लिए इंतज़ार किया।
जब कुछ भी न हुआ तो मैंने मुस्कुराते हुए मुजम्मल को कामयाबी की मुबारकबाद दी और गाड़ी तेज़ी से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा दी। ग्राउंड फ्लोर के डाइनिंग रूम में आंद्रे सोफे पर बैठा था और इसकी आंखों पर पट्टी और हाथ बंधे हुए थे। मुंह खुला होने के बावजूद खौफ के मारे वो बिल्कुल खामोश था। मैंने कैसर और राजी से इलादगी में पूछा तो कैसर ने बताया कि इसके अलावा आंद्रे को सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही रज़ी का चेहरा देखने का मौका मिला था। गाड़ी में दाखिल होते ही रज़ी ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और इमरान और थाई नंबर 2 के फ्रंट सीट पर होने के वजह से वो इनकी सिर्फ पुश्ती देख सका होगा। मैंने इस अपार्टमेंट के एक पिछले कमरे में जहां साथियों का सामान पड़ा हुआ था, एक मेज़ और चंद कुर्सियां रखवाकर कैसर और रज़ी को कहा कि आंद्रे को इस कमरे में ले जाएं। आंद्रे को वहां शिफ्ट करने के बाद मैं मुजम्मल, इमरान और कैसर के हमरा इस कमरे में आ गया और रज़ी को कहा कि इसकी आंखों से पट्टी हटा दे। पट्टी हटाने के बाद आंद्रे चंद मिनट अपने बंधे हाथों से अपनी आंखों को मलता रहा और जब ठीक तरह से हमें देखने के काबिल हुआ तो डरी और सहमी हुई आवाज़ में बोला, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने कहा, कसूर क्या है? आप लोग कौन हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप हैं। मुझसे वाकई कोई बड़ी गलती हुई जो मैंने परसों शराब के नशे में सड़क पर गुलगुबारा किया था। मैंने भगवान की सौगंध इन औरतों को तो देखा ही नहीं था। इनको ये गलतफहमी हो गई थी कि मैंने इनसे बदतमीज़ी की। बहरहाल मैं अपने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। पाकिस्तानी औरतें हों या कोई और, मैं सबको अपनी माँ बहनें समझता हूँ। आंद्रे के इन बेरब्त फ़िक्रों से मुझे सारी बात समझ आ गई। परसों आंद्रे अपनी बिल्डिंग में पीने के बाद सड़क पर नशे में उधम मचा रहा होगा। सऊदी अरब में शराब लाने और पीने की सख्त ममानत है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के सफारतखाने और मगरबी और अमेरिकन बड़ी कंपनियां सफारती सामान और कंपनियों के कंटेनर्स में शराब मंगवाती हैं, जिसे वो अपने घरों और कंपनियों के बाउंड्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अरामको के वसी और अरीज़ कंपाउंड में मगरबी औरतें मोटरें चलाती और स्विमिंग पूल में मर्दों के साथ नहाती हैं। हुकूमत और पुलिस भी इनके इस जुर्म से चश्म पोशी करती है और हमसायों को पाकिस्तानी ख़वातीन को छेड़ा होगा। इसके ख्याल के मुताबिक हम यानी इन ख़वातीन के घर वालों ने अब आंद्रे को इसलिए अगवा किया था। आंद्रे बेरब्त फ़िक्रों में अपनी बेगुनाही साबित करने और माफ़ी मांगने में लगा हुआ था और हम इसके सामने कुर्सियों पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, मिस्टर आंद्रे, तुमने परसों जो बदतमीज़ी की है, इसकी सज़ा के तौर पर तो हमने तुम्हें हलाक करने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन अब तुमने बताया कि तुम नशे की हालत में थे और हमारी ख़वातीन को तुमने छेड़ा नहीं था, तो तुम्हारी बात मानते हुए सिर्फ़ इस शर्त पर तुमको माफ़ कर देंगे अगर तुम हमारा थोड़ा सा काम कर दो। ये कहकर मैंने इमरान को इशारा किया और इसने डायरी का एक वर्क और चंद खाली कागज़ और कलम टेबल पर इसके सामने रख दिए। मिस्टर आंद्रे, इस कागज़ पर कोड में जो कुछ लिखा हुआ है इसे डिकोड करो और हमें डिकोड का तरीका लिख कर दो। आंद्रे ने कागज़ उठाना चाहा तो बंधे हाथ रुकावट बन गए। कैसर ने इसके हाथ खोल दिए। कोड की हुई इबारत पढ़ने के बाद कहा, सफारती कोड नहीं बल्कि सीबीआई का कोड है, जिसका भी है तुम इसे डिकोड करो। आंद्रे इतना सहमा हुआ था कि लरजते हाथों से सादा कागज़ पर इस इबारत को डिकोड करने लगा। सर, ये तो बहुत ही मामूली कोडिंग है। हमें ट्रेनिंग के दौरान पहली अमली तरबियत इसी की दी गई थी। ये सीधा सादा तरीका है। कोड किए हुए हर लफ्ज़ के हर्फ को अल्फ़ाबेट में पिछले की तरफ एक लफ्ज़ छोड़कर इससे पहले वाला लिख दें। इससे इबारत डिकोड हो जाएगी और कोड करते वक्त आइंदा का एक हर्फ छोड़कर अगला लिखें तो वो सादा इबारत डिकोड हो जाएगी। इसने हमें समझाते हुए कागज़ पर लफ्ज़ लिखा और बोला, इसको कोड में लिखने के लिए लिखा जाएगा और डिकोड करते हुए इसके हर अल्फ़ाबेट से पहले का एक हर्फ छोड़कर दूसरा लिखा जाएगा। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं और भारतीय सीबीआई के कोड
डिकोड करने के आपको क्या